जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? आज हम लोग पढ़े हैं ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमाटोलॉजी में WBC डिसऑर्डर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही इसमें से क्या क्या चीज़ें कवर करा दी हैं। हम लोगों ने ALL पढ़ लिया है, AML पढ़ लिया है, हम लोगों ने CLL पढ़ लिया है, हम लोगों ने CML पढ़ लिया है। ये चारों चीज़ें हम लोगों के यहाँ पे कवर हो गई हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर वो हमारे पास हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल माइलोमा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर से। WBC के अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, कसम से यू आर सॉर्टेड। और अगर आप लोग मेरी वीडियो से करते हो तो इतनी इतनी आसान एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली रॉबिन्स की, ठीक है। तो हम लोग बगैर टाइम से आके स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को पहले ही बात बता चुकी हूँ कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हमारे पास क्या थी। हमारे पास जो कैंसर्स होते हैं, हमारे पास जो न्यूप्लाज्म्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमारे पास लिम्फॉइड हो सकते हैं, माइलाइड हो सकते हैं या फिर हिस्टियोसाइटिक हो सकते हैं। लिम्फॉइड का मतलब ये होता है कि ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स को अफेक्ट करेंगे, B सेल्स, T सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स को अफेक्ट करेंगे। जो माइलाइड होते हैं वो हमारे पास माइलाइड लीनिएज को अफेक्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ठीक है। इसके अलावा RBC प्लेटेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। और हिस्टियोसाइटिक हमारे पास वो होते हैं जो रेजिडेंट इम्यून सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लिम्फॉइड में हमारे पास क्या जाते हैं, ल्यूकीमियाज जाते हैं, लिम्फोमा आ जाते हैं। हम इसमें से ल्यूकीमिया स्टडी कर चुके हैं, ALL आ जाता है और CLL आ जाता है इसके अंदर। लिम्फॉइड है ना बच्चों, तो एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ये हम लोगों ने यहाँ से स्टडी कर ली। अब हमारे पास क्या रहता है यहाँ से पढ़ने वाली चीज़, लिम्फोमा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लिम्फोमा होता क्या बच्चों। अगर आप लोगों को ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का डिफरेंस थोड़ा सा याद हो तो ल्यूकीमिया हमारे पास क्या होता है, ल्यूकीमिया बच्चों हमारे पास होता है लिक्विड ट्यूमर, यानी कि ऐसा ट्यूमर होता है जो बोन मैरो और ब्लड को अफेक्ट करता है। और जो लिम्फोमा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है सॉलिड ट्यूमर बच्चों, वो हमारे पास लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास स्प्लीन वगैरह को अफेक्ट कर रहा होता है, टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि सॉलिड होता है ये, ठीक है। लिम्फोमा हमारे पास होते हैं 2 तरह के, एक हमारे पास होता है हॉजकिन लिम्फोमा, एक होता है हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, हॉजकिन लिम्फोमा स्टडी करना है। अगर हम लोगों को इसके नाम का मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ तो हॉजकिन बच्चों, हॉजकिन जो है ना वो साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इसके अंदर कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा वर्ड है हमारे पास लिम्फोमा। लिम्फोमा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऐसा कैंसर जो कि एक तो लिम्फॉइड ओरिजिन का हो, ठीक है, यानी कि ये माइलाइड ओरिजिन का नहीं होता, ये लिम्फॉइड ओरिजिन का कैंसर होता है, लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है। दूसरा ये ब्लड को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ये बोन मैरो के अलावा लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिम्फेटिक टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। तो हॉजकिन और लिम्फोमा दोनों का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली इस लिम्फोमा के, हॉजकिन लिम्फोमा के फीचर्स क्या होते हैं बच्चों। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोगों ने याद रखना है वो है RS सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। RS सेल्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ आपको याद हो या ना हो, आप लोगों ने हॉजकिन लिम्फोमा के साथ RS सेल्स को याद करना ही करना है। अब RS सेल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये लिम्फॉइड ओरिजिन का कैंसर है, ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा। लिम्फोसाइट्स में भी कौन से लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा, B सेल्स को अफेक्ट करेगा, B लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा। तो बच्चों ये RS सेल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जर्मिनल सेंटर B सेल्स ही हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जर्मिनल सेंटर क्या होता है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देखो कि बी सेल्स का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनाना। जैसे ही बी सेल्स किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है ना, बी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो बी सेल एक स्पेसिफिक साइट पे चला जाता है, उसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर में वो जाके क्या करता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने के लिए अपने DNA को छेड़छाड़ करता है, ठीक है। जैसे ही ये देखो बच्चों B सेल्स था, B सेल्स जो है ना वो एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आया। B सेल ने देखा कि बॉडी के अंदर कोई बीमारी आई हुई है, कोई एंटीजन आया हुआ है, तो B सेल ने क्या बनानी होती है, एंटीबॉडीज़ बनानी होती है। तो B सेल कहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल एंटीबॉडीज़ बना के आऊँगा। तो ये काम करने के लिए वो एक स्पेस पे चला जाता है, उसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। और वहाँ जाके क्या करता है, अपने DNA के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बना के बाहर निकलूँ। लेकिन उस DNA के छेड़छाड़ के चक्कर में कैंसर डेवलप हो जाता है, नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मली होता है। तो बेसिकली RS सेल्स कुछ भी नहीं है, ये वही जर्मिनल सेंटर B सेल्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हुए हैं, जिनके DNA के अंदर छेड़छाड़ हो चुकी हुई है। ये हमारे पास डिस्टिंक्टिव न्यूप्लास्टिक, इसको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, लार्ज एबनॉर्मल जाइंट B सेल्स होते हैं। नॉर्मल B सेल्स नहीं होते, ये हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज एबनॉर्मल और जाइंट B सेल्स होते हैं। तो फीचर में आपने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या याद करना है कि इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, मेलिग्नेंट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। रॉबस्ट, या आपकी बुक की वर्डिंग है, रॉबस्ट बट इनइफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू RS सेल्स। अच्छा बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह का कैंसर होता है, ये इस तरह का ट्यूमर होता है जिसके अंदर जो ट्यूमर की अपनी वेटेज है ना, ट्यूमर का अपना सेल है वो तो बहुत छोटा सा होता है, इर्द गिर्द के सेल्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा लगने लग जाता है।
ठीक है, मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक आरएस सेल था, ठीक है, एक बी सेल था, जर्मिनल सेंटर बी सेल था, वो ख़राब हो गया, उससे हमारे पास क्या बन गया, आरएस सेल बन गया। ठीक है, अब ये जो आरएस सेल्स होते हैं ना, ये इतने तेज़ होते हैं, इतने चालाक होते हैं, ये सर्टन टाइप ऑफ कीमोकाइन साइटोकाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब साइटोकाइन कीमोकाइन क्या होते हैं, आप लोग इम्यूनो में पढ़ रहे होगे। ये आरएस सेल ना साइटोकाइंस और कीमोकाइंस यानी कि ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, ऐसे इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं कि दूसरे बहुत सारे सेल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक आरएस सेल था ना, यहाँ पे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बहुत सारे सेल्स ना यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे सर्टेन साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, सर्टेन इंटरल्यूकिन्स की वजह से, और वो इतना बड़ा सारा मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। इसकी मिसाल आप ऐसे देखो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेडियम है। ठीक है, स्टेडियम के अंदर ना एक क्रिमिनल घुस आता है। ठीक है, जैसे ही वो क्रिमिनल आएगा, पता चलेगा कि क्रिमिनल आ गया, तो वहाँ पे जितने प्लेयर्स होंगे, जितनी पुलिस होगी, जितने फौज होगी, जो मीडिया होगा, हर कोई उसकी तरफ भागना शुरू हो जाएगा। और क्रिमिनल तो एक तो ये सारी जगह क्राउडेड हो जाएगी, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये सारी जगह क्राउडेड है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन असल में क्या था, वहाँ पे क्रिमिनल एक था और बाकी सारे क्रिमिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर आए थे और इतना बड़ा जमघट्टा लग गया था। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। रॉबस्ट, रॉबस्ट का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉडी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है, बट इनफेक्टिव। लेकिन वो रिस्पॉन्स क्या है, इनफेक्टिव, यानी कि इतने सारे सेल्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो तो गए हैं, लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, प्लाज्मा सेल, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। रोबस्ट बट इनफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है टू आरएस सेल्स, क्योंकि आरएस सेल सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस और कीमोकाइंस, जब वो दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन वो सेल्स वहाँ आके सिर्फ ट्यूमर का साइज बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो एक फीचर हमने इसका क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इसका आरएस सेल्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रोबस्ट बट इनफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और तीसरा फीचर इसका क्या आ जाता है बच्चों, कि ये जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये एक सिंगल लिम्फ नोड को या चेन ऑफ लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है। यानी कि एक जगह का लिम्फ नोड होगा, या ये फॉर एग्जांपल ये एक लिम्फ नोड है, इसके साथ वाला लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, फिर इसके साथ वाला लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, फिर इसके साथ वाला लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर कहीं जो है ना सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ग्रोइन के लिम्फ नोड्स इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास सुपरा क्लेविकुलर होंगे तो उसके साथ इंफ्रा क्लेविकुलर, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, इस तरह करके ना चेन ऑफ लिम्फ नोड्स इफेक्ट होना स्टार्ट होंगे, या फिर सिंगल लिम्फ नोड। जब भी वो आपको सिनेरियो देगा तो वो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएगा। बच्चों ये एक पहचान है हॉजकिन लिम्फोमा के। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा लिम्फोमा दो तरह का है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। हम क्या पढ़े हैं, हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फॉइड रीजन का, लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का कैंसर होता है, जो कि लिम्फ नोड्स को, स्प्लीन को, लिम्फेटिक टिश्यूज को अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये लिम्फोमा है। फीचर इसके हमने 3 पढ़े हैं। एक हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास रोबस्ट बट इनफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, सिंगल लिम्फ नोड या चेन ऑफ लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। हॉजकिन लिम्फोमा को हमने 5 सब टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। नाम आपको सबके आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जाते हैं वो ये 2 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, पहली सब टाइप का क्या नाम है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, और नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 90% चांस होता है कि नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में से सवाल है, और वह पूछता है कि ये कौन सी टाइप का हॉजकिन लिम्फोमा है। हमारा अब भी क्वेश्चन आया था और उसमें से नोड्यूलर स्क्लेरोसिस पूछा हुआ था। ऑस्टिन में से भी डायग्राम्स आती हैं तो उसी में से पूछी जाती हैं। तो 5 सब टाइप्स के नाम आपको पता होना चाहिए, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। नाम याद हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। जिस तरह हम पीछे हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ट्यूमर्स वगैरह हैं वो हमारे पास म्यूटेशंस की वजह से हो रहे होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे भी एक तरह की म्यूटेशन ही हो रही है। मैंने आप लोगों को भी बताया कि जैसे ही बी सेल्स इनकाउंटर करते हैं किसी एंटीजन को, ये बात है मैं आप लोगों को जो पहला लेक्चर है ना नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन का ओवरव्यू, वहाँ पे बता चुकी हूँ कि बी सेल जैसे ही इनकाउंटर करते हैं किसी एंटीजन को, तो ये एंटीजन आए हुए, तो बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाने के लिए एक स्पेसिफिक साइट पे घुस जाते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर में जब ये घुस जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को कहीं से काटते हैं, कहीं से बड़ा करते हैं, ताकि मजबूत एंटीबॉडीज बना के बाहर निकलें। अब वो डीएनए की छेड़छाड़ के चक्कर में ना म्यूटेशन हो जाती है अक्सर, तो उसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल जर्मिनल सेंटर बी सेल्स बन जाएंगे, जिनको बोलेंगे आरएस सेल्स। इसके अलावा बच्चों एक इन्फेक्शन है एब्स्टीन बार वायरस। अगर आप लोगों को याद हो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर भी हमने सेम वायरस का नाम पढ़ा था, एब्स्टीन बार वायरस। तो एब्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। कौन सी टाइप के लिए, मिक्स सेलुलैरिटी। ये जो आपने दूसरी टाइप का पढ़ा ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि ईबीवी इन्फेक्शन भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल जर्मिनल सेंटर बी सेल्स की वजह से जो है ना एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, जर्मिनल सेंटर बी सेल्स के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, तो उसे आरएस सेल्स बन जाएंगे, जो कि हमारे पास एक क्लासिकल फीचर है हॉजकिन लिम्फोमा का। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एब्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन। और कौन सी टाइप के अंदर, ये सेकंड टाइप के अंदर, मिक्स सेलुलैरिटी टाइप के अंदर। ठीक है, इसके साथ अब लिख लो EBV। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बॉडी क्या कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर डेवलप होता है ना, वो ऐसे ही डेवलप नहीं होता। कि ऐसा नहीं होता कि एक छोटी सी म्यूटेशन आ गई, छोटी सी इन्फेक्शन हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर आ जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर रोज़ इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कैंसरस सेल्स बन रहे हैं, उनको ख़त्म भी किया जा रहा है क्योंकि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव है। अब कैंसर डेवलप होने के लिए ना इम्यून रिस्पॉन्स इवेजन का होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स फेल हो जाए। तो यही हम देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सारा कैंसर डेवलप होता जा रहा है, बॉडी कुछ कर भी नहीं रही। तो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स इवेजन है वो दो तरह से होता है बच्चों। पहला है लॉस ऑफ MHC1 और दूसरा है हमारे पास PDL1 एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं इसको क्या है। MHC, अगर आप लोग इम्यूनो पढ़ रहे हो साथ है तो आप लोगों को पता होगा कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होती है, एक प्रोटीन होती है जिसके ऊपर आई थिंक जो एंटीजेंस होते हैं ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से टी सेल्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं और टी सेल्स आके जो है ना वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो टी सेल्स हैं, खासतौर पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, उनको RS सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर क्या हो रहा है कि RS सेल्स इस प्रोसेस को स्केप कर रहे हैं। क्यों प्रोसेस को स्केप कर रहे हैं? क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से हमारे पास बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का फंक्शन लॉस हो जाता है। जब बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का फंक्शन लॉस हो जाता है, MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाता। यानी कि MHC ने क्या करना था, जो एंटीजेंस थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, समझो उनके टुकड़े थे, उनके एंटीजेंस थे, वो यहाँ लग जाते हैं MHC के ऊपर ना। MHC के ऊपर जब लग जाते हैं तो वो आगे एक्टिवेट कर देते हैं टी सेल्स को और टी सेल्स आके जो है ना उसको मारना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होता है, आई एम नॉट श्योर। बस आप इतना याद रख लो कि MHC के एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। बच्चों मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बुक में लिखी हुई एक एक बात आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ थीटे बच्चे होते हैं वो सब कुछ याद करते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए या मतलब सबके लिए ही ये चीज़ें इतना याद करना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी है ना वो मैं आप लोगों को इन पर बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली याद करनी है। तो म्यूटेशन की वजह से लॉस ऑफ बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन फंक्शन होगा, MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा। जब MHC का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो टी सेल्स रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे ट्यूमर सेल्स को। उनको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी के अंदर ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर सेल्स को कैसे मारेंगे? ख़त्म, RS सेल्स बच गए। दूसरा, PDL1 का एक्सप्रेशन। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब PDL1 का एक्सप्रेशन नहीं होता बॉडी के अंदर। अब इस हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर PDL1 का ये लाइगेंड है एकम, उसका एक्सप्रेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से टी सेल्स को ये स्विच ऑफ कर देता है, टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाती। सॉरी बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या बात की है? यहाँ तक हम लोगों ने बताया है कि लिम्फोमा हमारे पास दो तरह के हैं, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। हमने हॉजकिन लिम्फोमा की बात की कि ये लिम्फोसाइट ओरिजिन का कैंसर होता है, बी लिम्फोसाइट का, जर्मिनल सेंटर बी सेल, खराब वाले बी सेल्स होते हैं इसके अंदर, RS सेल्स जिनको बोलते हैं, और रॉबस्ट बट इनफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सिंगल लिम्फ नोड या चेन ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी 5 सब टाइप्स होती हैं, इनके ये नाम थे। फिर हमने पैथोजेनेसिस की बात की, वही जर्मिनल सेंटर बी सेल्स की वजह से होने वाले RS सेल्स और EBV की इन्फेक्शन। फिर हमने देखा कि इम्यून रिस्पॉन्स से कैसे बचते हैं, MHC1 के लॉस की वजह से और दूसरा PDL1 के एक्सप्रेशन की वजह से। फिर हम आ जाते हैं बच्चों अब तक के कंक्लूजन पे। अब तक हमने क्या बात की? अब तक हमने ये बात की है कि जर्मिनल सेंटर बी सेल्स के अंदर या तो म्यूटेशन होगी और साथ में EBV की इन्फेक्शन होगी। EBV की इन्फेक्शन कौन से टाइप के अंदर? मिक्स सेलुलैरिटी टाइप के अंदर। जब यहाँ पे इसकी इन्फेक्शन और म्यूटेशन होगी तो हमारे पास RS सेल्स बन जाएंगे। RS सेल्स रिलीज करेंगे मुख्तलिफ तरह के साइटोकाइन्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट कर देंगे, रॉबस्ट बट इनफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। फिर RS सेल्स जो है ना वो स्केप करेंगे टी सेल इम्यूनिटी को, लॉस ऑफ MHC1 और PDL1 के एक्सप्रेशन की वजह से, और इस तरह से हॉजकिन लिम्फोमा बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लो चार्ट है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी मॉर्फोलॉजी की, इसकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने क्या बात याद रखती है? सबसे पहले तो RS सेल्स इसकी क्लासिकल वो हैं सेल्स हैं इसके RS सेल्स। ये मेजर मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, 15 to 45 माइक्रोमीटर के होते हैं। इसके अंदर मल्टी लोबेट न्यूक्लियस, यानी कि एक से ज़्यादा लोब होगा न्यूक्लियस के, एक्सेप्शनली प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं। बच्चों मॉर्फोलॉजी का मतलब है इसकी साफ पर्दाख का माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसे नजर आएंगे, आप कैसे मालूम करेंगे कि ये RS सेल्स हैं? तो आप लोगों को ये फीचर पता होंगे तो ही आप माइक्रोस्कोप में देख के पता करेंगे ना, लेकिन इतने ये फीचर याद रहते कोई नहीं है, ठीक है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, एक्सेप्शनली प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं, मल्टीलोबेट न्यूक्लियस होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी आउल आई अपीयरेंस होती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। आउल आई अपीयरेंस यानी कि ऐसे उल्लू की आंख जैसे ये लग रहे होते हैं, ठीक है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग हमारे पास क्या ये आती होती है बच्चों पेपर में, इम्यूनोफिनोटाइपिंग इसकी CD15 और CD30 पॉजिटिव, यानी इसके मार्कर्स होते हैं, इसके टैग्स होते हैं। CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं, CD45 नेगेटिव होता है ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी और इम्यूनोफिनोटाइपिंग भी पढ़ ली है बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा सांस भी बहुत फूल रहा है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं जो है ना वो पैसे इकट्ठे कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए,
तो आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा, कुछ मैं आप लोगों का भी भला कर दूंगी। ठीक है बच्चों, इसकी मॉर्फोलॉजी आ गई, इसकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग आ गई, और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इसकी एक एक टाइप को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? सबसे पहले नोडुलर स्क्लेरोसिस है, फिर मिक्स सेलुलैरिटी है, फिर लिम्फोसाइट रिच है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है, और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? नोडुलर स्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग एडल्ट के अंदर आएगा। पेशेंट आपके पास यंग होगा, मेल और फीमेल में बराबर की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी किसी एक जेंडर में ज़्यादा नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। यंग एडल्ट एडोलसेंट्स में होते हैं। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन से लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करते हैं? लोअर सर्वाइकल। बच्चों ये एससीक्यू में आएगा, ये एससीक्यू में आएगा, और एमसीक्यू में, सॉरी आप लोगों को तो एमसीक्यूज है, और ये इन्हीं लिम्फ नोड्स का लिखा हुआ होगा उसने। लोअर सर्वाइकल, सुपरा क्लेविक्यूलर या फिर मीडियास्टिनल। आप देखो ये सारे एक दूसरे के साथ साथ हैं। मैंने आपको बताया ना, चेन ऑफ लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। लोअर सर्वाइकल, सुपरा क्लेविक्यूलर और मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर रहा होता है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है बच्चों। और इसके अंदर, इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर याद करने की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, लक्यूनर सेल्स और कोलेजन बैंड्स। एज इट इज़ याद रखो, मैं बुक से भी दिखाती हूँ, बुक से भी एक्सप्लेन करती हूँ। लेक्यूनर सेल्स और कोलेजन बैंड जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, उसका नाम है मिक्स सेलुलैरिटी। मिक्स सेलुलैरिटी जो है ना, वो 50 साल से ऊपर के बंदों को, ये किसको अफेक्ट कर रहा था? यंग एडोल्सेंट एडल्ट्स को। ये 50 साल के ऊपर के बंदों को, ये मेल और फीमेल में बराबर की रेशो में था, ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों। और इसके अंदर आपको क्लासिकल RS सेल्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हम लोगों ने यहाँ क्या बात की थी? मिक्स सेलुलैरिटी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें की थी। एक तो इसके अंदर क्लासिकल RS सेल्स मिलेंगे। ठीक है, क्लासिकल RS सेल्स। दूसरा EBV इन्फेक्शन वाली बात इसमें की थी। और नोडुलर स्क्लेरोसिस के अंदर हमने 2 बातें की हैं। कौन कौन सी? एक लेक्यूनर सेल्स है और एक हमारे पास कोलेजन बैंड्स है। इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है बच्चों। उसके बाद जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत अनकॉमन टाइप है। बाकी हमारे पास है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। इसके अंदर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। L एंड H वेरिएंट RS सेल्स। ठीक है, L एंड H वेरिएंट RS सेल्स होते हैं, इनको पॉपकॉर्न सेल्स भी बोलते हैं। और इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी हमारे पास क्या था? CD15 और CD30 पॉजिटिव थे, लेकिन ये हमारे पास वाहिद है जो नेगेटिव होता है, ये CD20 पॉजिटिव होता है। और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? इसकी प्रोग्नोसिस भी एक्सीलेंट है। तो बच्चों हमने यहाँ तक क्या बात की है? हमने बात की थी कि नोडुलर स्क्लेरोसिस हमारे पास मोस्ट कॉमन है। ये एडल्ट्स में, यंग एडोलसेंट में होता है, मेल फीमेल में बराबर में होता है। लोअर सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में होता है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, एक हमारे पास लेक्यूनर सेल्स और एक हमारे पास कोलेजन बैंड्स था। मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर एक हमने EBV की बात की थी और इसके अंदर क्लासिकल RS सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेल्स में ज़्यादा होता है, 50 साल की उम्र के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, और इसके प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपने बात याद रखनी है कि इसके L एंड H वेरिएंट RS सेल्स होते हैं और इसके अंदर पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं। CD20 ये पॉजिटिव होता है और बाकी सारे CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा रिपीट नहीं करी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको इसके बताती हूँ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये क्लिनिकल फीचर आप लोगों को सिनेरियो के अंदर गिवन होंगे। इसके अंदर होती है बच्चों पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। मैंने आपको बताया ना, ये लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है, तो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन ये पेनलेस होती है। ठीक है, अब ये जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ, आपको वैसे भी सुना होगा कि कैंसर के काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, तो इसके भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 स्टेजेस होते हैं। अगर तो आपके पास कोई यंग बंदा आ रहा है जिसको स्टेज 1 या 2 का कैंसर है, स्टेज 1 या 2 का हॉजकिन लिम्फोमा है, तो उसके अंदर B सिम्टम्स नहीं होंगे बच्चों। अब B सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, इनको कहते हैं B सिम्टम। तो वो आपको सिनेरियो में बताएगा कि एक यंग बंदा है, उसको ये लिम्फ नोड स्वेल हैं, उसके पेनलेस हैं और उसको किसी भी किस्म के B सिम्टम्स नहीं हैं, वो CD15 और CD30 पॉजिटिव आ रहा है, आप अपना डायग्नोसिस बताएं। ठीक है, इस तरह से वो आपको बताएगा। और जो स्टेज 3 और 4 का होता है उसके अंदर B सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्लूराइटिस भी होता है, एनीमिया भी होता है और ट्रीटमेंट है इसका बच्चों कीमोथेरेपी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। मैं आप लोगों को इसको बुक से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। अब देखो बच्चों, हॉजकिन लिम्फोमा को उसने आपको बताया है कि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। RS सेल्स होते हैं, रोबस्ट बट इनइफेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू RS सेल्स सच दैट ट्यूमर सेल्स टिपिकली मेकअप ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ट्यूमर मैस। यानी कि ट्यूमर मैस के अंदर जो ट्यूमर सेल्स हैं उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बाकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये देखो, इट अराइजेज इन अ सिंगल लिम्फ नोड और चेन ऑफ लिम्फ नोड एंड टिपिकली स्प्रेड इन स्टेप वाइज फैशन टू एनाटॉमिकली कंटेजियस नोड्स। यानी कि ये एक साथ वाले लिम्फ नोड्स के अंदर, चेन के अंदर ज़्यादा स्प्रेड करता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है बच्चों, 5 टाइप्स इसकी बताई हुई हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि पहले 5 टाइप्स एक तरह की होती हैं, इसलिए हम उसको रूब्रिक क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं। जो आखिरी वाली थी वो एक तरह की थी, मैंने बताया था ना, आखिरी वाली सबसे डिफरेंट थी। आखिरी वाली क्यों सबसे डिफरेंट थी? क्योंकि इसकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग जो थी ना वो सबसे डिफरेंट थी। तो ये जो 4 बनते हैं ना, ये हमारे पास क्लासिकल रूब्रिक टाइप है और ये 5वां हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो क्या बताता है आपको? उसकी पैथोजेनेसिस बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि नहीं RS सेल्स बड़े मिस्टीरियस होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें।
करें। लेकिन अब हमें पता चल गया कि हॉजकिन लिम्फोमा इज अ नियोप्लाज्म दैट अराइजेस फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर बी सेल। नीचे उसने फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट बताई हुई है एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन की, कौन से में होता है, मिक्स एलाइटिस सब टाइप के अंदर होता है। फिर वो बता रहा है कि RSL जो है ना वो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं, 5 इंटरल्यूकिन 13 जो कि कीमोटैक्सिस का काम दे रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना किस तरह से होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ना इससे भागता है, इससे बचता है, किस तरह से लॉस ऑफ MHC1 की वजह से और हाई लेवल्स ऑफ PD1 लाइगेंड्स की वजह से, ठीक है। PD-L1 बोल गई थी मैं, सॉरी, PD1 लाइगेंड्स है। फिर यहाँ से आपने इसकी मॉर्फोलॉजी याद करनी है बच्चों। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आउल आई अपेरेंस का बताया हुआ है इसने, और CD15 और CD30 का बताया हुआ है, क्लासिकल RSLs का बताया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है। लेक्यूनर सेल्स क्या होते हैं, कोलेजन बैंड्स क्या होते हैं। बेसिकली लेक्यूनर सेल्स ना हमारे पास क्या होते हैं कि जब हम इसको टिश्यू को फिक्स करते हैं ना फॉर्मलिन से, तो इसका साइटोप्लाज्म सारा उधड़ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल था ना, इसके अंदर न्यूक्लियस थी और बाकी सारा साइटोप्लाज्म था। जब हम इसको स्लाइड बनाते हैं तो सारा साइटोप्लाज्म जो है ना यहाँ से श्रिंक हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि सेल के अंदर बस एक न्यूक्लियस खाली जगह पड़ी हुई है। तो लेक्यूना का मतलब होता है खाली जगह, तो इसलिए इसको लेक्यूनर बोल रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। कोलेजन बैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि ये कोलेजन बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास मिक्स एलर्टी के बारे में बताया हुआ है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड और नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, इसके अंदर पॉपकॉर्न सेल्स, L&H वेरिएंट, लिम्फोहिस्टोसाइटिक वेरिएंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए हैं यहाँ पे बच्चों। और ये डायग्राम ऑस्पी में इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा ये डायग्राम रिपीट होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे उसने स्टेज 1 और 2 का बताया हुआ है। यहाँ पे हॉजकिन नॉन हॉजकिन का डिफरेंस है, वो हम इंशाल्लाह नॉन हॉजकिन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं उसका डिफरेंस आपको बताऊँगी। बच्चों मैं काफ़ी लेट भी हो गई हूँ, मुझे पता है मुझे ये वीडियो जल्दी अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ पे इतने काम होते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल स्टेजिंग लिखी हुई है हॉजकिन नॉन हॉजकिन की, तो जब हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना नॉन हॉजकिन भी, तो तब मैं आप लोगों को ये सारा कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नॉन हॉजकिन पढ़ते हैं, फिर हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो स्टे ट्यून्ड।